वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम ब्रिटिश हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन सेटलमेंट एंड बिल ऑफ राइट्स 1689। इसमें हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की मद में जो सेटलमेंट्स हुई थी उसमें उसको देखेंगे और फिर हम बिल ऑफ राइट्स को डिटेल में देखेंगे जो कि 1699 में इनैक्ट हुआ था। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द रेवोल्यूशन सेटलमेंट थी क्या बेसिकली। तो रेवोल्यूशन सेटलमेंट बेसिकली वो बारगेनिंग है जो कि पार्लियामेंट ने की थी क्राउन के साथ कि रेवोल्यूशन के रिज़ल्ट में जो पार्लियामेंट था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसकी पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई थी और क्राउन जो है, ये किंगशिप जो है वो वीक कर दी गई थी। और ये जो सेटलमेंट का जो टाइम पीरियड है ये 1689 से स्टार्ट होता है और 1702 तक जारी रहता है। यानी इस वक्फे के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लॉज और बिल्स और बहुत सारे लॉज जो हैं वो इनेक्ट हुए हैं जिसको रेवोल्यूशन सेटलमेंट का हिस्सा कहा जाता है। तो 1702 में बेसिकली जो विलियम जो थे, विलियम III या विलियम ऑफ ऑरेंज, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ तक जितने भी लॉज और जितनी भी बारगेनिंग्स हुई हैं वो सारी की सारी रेवोल्यूशन सेटलमेंट में इंक्लूडेड है। तो रेवोल्यूशन सेटलमेंट के जो रेवोल्यूशन सेटलमेंट का रिज़ल्ट ये था कि जो पार्लियामेंट थी वो सुप्रीम हो गई थी और रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, बजाय ये कि वो जो किंग का डिवाइन राइट ऑफ किंग होता था जिसके तहत वो रूल करता होता था, उसकी जगह पे अब रूल ऑफ लॉ आ गया था और पार्लियामेंट पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में बिल ऑफ राइट्स को। तो बिल ऑफ राइट्स बेसिकली था क्या? बेसिकली ये डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो था जिसके तहत विलियम और मैरी को थ्रोन ऑफर किया गया था, ये डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स में जितने भी आर्टिकल्स थे वही बिल ऑफ राइट्स के आर्टिकल्स हैं। यानी कि वही डिमांड्स जो थी, वही जो बातें उधर थी डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स में, वही बिल ऑफ राइट्स में थी। ये बस बिल ऑफ राइट्स इसलिए बन गया कि ये पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। तो बिल ऑफ राइट्स जो है उसकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जिसमें कि पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, या 10 इम्पोर्टेंट जो उसकी आप कह सकते हैं टर्म्स हैं बिल ऑफ राइट्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है किंग वुड हैव नो पावर टू इस्टेब्लिश एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और किंग की जो पावर थी कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल बना सकता था, उसको ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी किसी की भी किस्म की कोर्ट या ट्रिब्यूनल वो नहीं बना सकता पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर। नंबर 2, किंग वुड हैव नो पावर टू लेवी टैक्सेस विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। वो कहते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स किंग नहीं लगा सकेगा, उसके लिए टैक्स लगाने के लिए उसको पार्लियामेंट की कंसेंट, पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और किंग की जो पावर थी टैक्स लगाने की उसको ख़त्म कर दिया गया है। तीसरी बात है द सस्पेंडिंग एंड डिस्पेंसिंग पावर्स वर डिक्लेयर्ड एज इलीगल। किंग के पास किसी को सस्पेंड या डिस्पेंस करने की जो पावर थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया, यानी कि ये पावर भी उसकी ख़त्म कर दी गई। चौथा जो इसका पार्ट है वो है, चौथा जो आर्टिकल है वो है द पीपल वुड बी फ्री टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे लोगों को फ्री टू इलेक्शन, अपने जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको इलेक्ट करने का फ्री हैंड दिया गया है कि दे आर फ्री विल टू इलेक्ट एनी वन दे वांट टू। तो जिसको भी वो चाहें वो इलेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो यहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेटिक राइट था ये लोगों को जो दे दिया गया है। पांचवा जो आर्टिकल है वो है इन पीस टाइम्स किंग वॉज नॉट अलाउड टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। असल में हुआ ये था कि किंग जेम्स II जो था उसने जो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ और ड्यूक ऑफ आर्गिल जिन्होंने रिवोल्ट किया था उसके खिलाफ, उनके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए उसने एक आर्मी रेज की थी और उस आर्मी का काम ये था कि उनके रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए। अब उनके रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया गया, उनके रिवोल्ट को तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उस रिवोल्ट को ख़त्म करने के बाद किंग को चाहिए था कि उस आर्मी को वो डिसबैंड कर देता, लेकिन उसने उस आर्मी को डिसबैंड करने की बजाय उसको वैसे ही रखा अपने पास एज अ स्टैंडिंग आर्मी और फिर उस आर्मी को अपना पर्सनल एसेट मानते हुए उसने फिर अपने जो अपने उसके एजेंडा थे
उसको फोर्स करवाने के लिए उस आर्मी को वो यूज़ करने लग गया। तो इस तरह की किसी भी आर्मी को रेस करना या उसको मेंटेन करना मना कर दिया गया था बिल ऑफ राइट्स में। तो ये जो किंग के पास पावर थी ख़त्म कर दी गई। नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी इन जजेस सिलेक्शन एंड नो इंटरवेंशन इन जुडिशरी। किंग को किसी भी किस्म की इंटरवेंशन की या किसी भी किस्म की मदाखलत की इजाज़त नहीं थी जुडिशरी में, जजेस की सिलेक्शन में, या किसी भी किस्म के मेरिट को ऊपर नीचे करने की कोई इजाज़त नहीं थी। हर तरह की अपॉइंटमेंट्स जो जुडिशरी में थी वो मेरिट पे होंगी। तो किंग की जो डिस्क्रिशनरी पावर थी वो ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। पार्लियामेंट में जो भी बात कही जाएगी मेंबर्स की तरफ से उस पर कोई किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी किंग की तरफ से। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल वुड हैव अ राइट टू अपील टू द किंग फॉर द सेफ गार्ड ऑफ देयर राइट्स। पहले ये होता था कि किसी इंडिविजुअल के पास ये राइट नहीं था कि वो किंग को अपील कर सके अपने किसी भी मैटर को लेके, लेकिन अब उसको इंडिविजुअल को ये राइट दे दिया गया है कि वो अपील कर सकता है अपने राइट्स को लेके किंग के सामने। तो ये भी एक तरह से किंग की पावर को कम किया गया है और इंडिविजुअल की या सिटीज़न की पावर को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे फिर से जो है किंग या क्राउन की पावर्स को कम कर दिया गया। पहले किंग के सामने किसी को भी अपील का हक नहीं था, अब दे दिया गया। Next है द किंगशिप was offered jointly to William and Mary. If one dies, the other will continue to rule. Mary and William's heirs were permitted to succeed, but in case of no heir from Mary and William, Anne, the younger sister of Mary, would take the throne, and after Anne's death, only her Protestant heirs would be eligible to take the throne. ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बताया जाता है कि विलियम और मैरी को इकट्ठी किंगशिप ऑफर की गई है और इनमें से अगर एक मर जाता है तो दूसरा जो है वो अकेला रूल करता रहेगा। और विलियम और मैरी के जो वारिस होंगे, जो उनकी औलाद होगी, उनको भी इजाज़त है आगे क्राउन को सक्सीड करने की या आगे इंग्लैंड को रूल करने की, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनका प्रोटेस्टेंट होना ज़रूरी है। और विलियम और मैरी की डेथ के बाद, यानी दोनों जब मर जाएंगे तो उनके बाद अगर उनकी जो औलाद है वो अगर प्रोटेस्टेंट नहीं है या उनका कोई वो बिल्कुल इशूलेस है, उनकी कोई औलाद है ही नहीं, तो उस केस में जो मैरी की छोटी बहन है एन, वो फिर क्वीन बनेगी, यानी कि थ्रोन फिर उसके पास जाएगा। और एन के लिए भी सेम रूल होगा कि एन के जो वारिस हैं वो भी किंग यानी कि थ्रोन के वारिस बन सकते हैं, इंग्लैंड को रूल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी वही शर्त है कि उनका प्रोटेस्टेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथोलिक रिलीजन को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया गया है बिल ऑफ राइट्स में, और किंग या क्वीन का प्रोटेस्टेंट होना यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लाजमी करार दे दिया गया है। 10th जो आर्टिकल है वो बिल्कुल इसी बारे में है कि कैथोलिक और समवन हु इज़ मैरिड टू अ कैथोलिक वुड नॉट बी एलिजिबल टू इनहेरिट द थ्रोन। यहाँ पे यही बताया गया कि एक कैथोलिक या एक ऐसा बंदा या बंदी जिसका कैथोलिक बंदे या बंदी से शादी हुई है वो एलिजिबल नहीं होगा थ्रोन का। यानी कि जैसे अगर हम केस बनाएं कि क्वीन एन है या क्वीन मैरी है, उनका कोई बेटा होता है तो वो खुद तो प्रोटेस्टेंट है लेकिन उसकी शादी किसी कैथोलिक वुमेन से हो जाती है, तो उस सूरत में भी वो जो थ्रोन है उस पर नहीं बैठ पाएगा और किंग नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए किसी भी किंग के लिए प्रोटेस्टेंट होना ज़रूरी है और उसका किसी प्रोटेस्टेंट ही से शादी होना भी ज़रूरी है। तो ये मेन आर्टिकल्स थे बिल ऑफ राइट्स के।